Hello friends, welcome back in my channel. Today we will learn regarding to the inheritance of continuity traits or inheritance of polygenic characters. जो polygenic characters होते हैं, polygenic characters means the character which is governed by the several number of gene. जो character बहुत सारे जीन से govern होते हैं, बहुत सारे number of gene उस character के लिए एक character के लिए responsible होते हैं, उस character को हम constitutive character कहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और मैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर और क्वालिटेटिव कैरेक्टर का डिफरेंस बताऊंगी अच्छे से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इनहेरिटेड कैसे होते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स थे, इसके अपोजिट होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर मींस द कैरेक्टर विच इज गवर्न बाय द वन और फ्यू जीन। एक तो मोनोजेनिक होते हैं या फिर ऑलिगोजेनिक होते हैं। वन जीन से अगर गवर्न करेंगे तो उसको मोनोजेनिक कहेंगे, और या फिर फ्यू जीन से गवर्न करेंगे तो उनको ऑलिगोजेनिक करेंगे। तो वो हम डिस्क्रीट वेरिएशन शो करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएशन मींस वो हमें पता होगा कि इट विल बी गिव द 1:2:1 रेशियो और 3:1 रेशियो 1 ratio, then 9:3:3:1 ratio. Like this it will be definitely do that ratio. means उनकी जो प्रोजेनी आने वाली हो ऐसे बिहेव करने वाली है, जो मेंडल जी ने बताया था कि जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर होते हैं वो इस प्रकार से इनहेरिटेड होते हैं। तो उन्होंने किसके लिए स्टडी किया था? वॉट एवर दैट 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज टेकन इन द स्टडी, इज इंक्लूडेड इन द स्टडी, दैट ऑल कैरेक्टर्स आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर थे वो? क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे। तो वो इजीली पता कर सके कि उसका पैटर्न क्या होगा इनहेरिटेंस का, यानी इस जनरेशन में से, यानी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वो सॉरी कैसे जाएंगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन भाई इनका क्या होगा? जो जीन बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है बहुत सारे जीन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे ईल्ड। तो ईल्ड में क्या होता है? ईल्ड में होता है भाई बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा नंबर ऑफ पॉड लेंथ, शेप ऑफ सीड साइज, वेट ऑफ सीड, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर इसमें क्या हो गए? नंबर ऑफ पॉड्स पर प्लांट, नंबर ऑफ सीड पर प्लांट, हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होंगे और सभी जीन मिलके क्या करेंगे? इसको नंबर ऑफ ब्रांचेस, सब कैरेक्टर मिलके ईल्ड को शो करेंगे। तो भाई बहुत सारे जीन हो गए। भाई ये अभी कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएंगे? वी हैव टू नो दैट हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ दैट कैरेक्टर इन द नेक्स्ट जनरेशन। व्हाई? इफ वी आर प्लांट ब्रीडर, हमें हम अगर प्लांट ब्रीडर है तो हमें सिलेक्शन करना होता है। भाई इस कैरेक्टर को हम इस जनरेशन में सिलेक्शन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेटली वो नेक्स्ट जनरेशन में भी यही कैरेक्टर देगा कि नहीं देगा। अदरवाइज अवर सिलेक्शन विल बी द लॉस। अपना सिलेक्शन ये क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा और हम अच्छी वैरायटी फार्मर्स के लिए नहीं बना पाएंगे। तो हमें पहले डिसाइड करना होगा, और मोस्ट ऑफ द हम किसके लिए बनाते हैं? क्वांटिटेटिव ट्रेड के लिए। हमारा फर्स्ट मोटो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट ब्रीडर इज दैट टू इम्प्रूव द यील्ड कैरेक्टर। यील्ड कैरेक्टर को हमें इम्प्रूव करना है, और जो कि डेफिनेटली 100 पूरा के पूरा किस पे डिपेंड है? बहुत सारे जीन पे डिपेंड है। बहुत सारे जीन उनको उसको क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। बहुत सारे जीन मिलके वो कैरेक्टर बनाते हैं। ओके, रील का कैरेक्टर बनाते हैं। तो भाई हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाएगा। तो मेंडल साहब ने तो ऑलरेडी बता दिया था कि हाउ दैट क्वालिटेटिव कैरेक्टर इनहेरिटेड इन द जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड देयरफॉर दिस इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए तो हमने उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला था भाई, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था। बट अभी हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर आपको पता चल गया है। व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटेटिव कैरेक्टर? Quantitative character is the character is governed by the several number of genes which show the continuous variation, which will show the which will show the कंटिन्यूअस वेरिएशन, जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। बहुत सारे जीन्स जिसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ओके, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। तो भाई अभी इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है? तो पहले हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री। हम क्या देखेंगे? इसकी हिस्ट्री क्या थी। ओके, पहली बार किसने? तो भाई पहले तो था फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, ये जो भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया था? उनको पहले नहीं पता था कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कौन सा जो कैरेक्टर है उसको अगर हमें एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था? जस्ट दे आर टेक द पेरेंट ऑफस्प्रिंग का कोरिलेशन निकाला। तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी उन्होंने अगर सपोज
एक ईल्ड ले लिया होगा या फिर नंबर ऑफ पॉट्स पर प्लांट ले लिए होंगे। ओके, नंबर ऑफ पॉट्स पर प्लांट, तो उन्होंने देखा था कि भाई पेरेंट में सपोज 100 पॉट्स है एक प्लांट में, तो भाई ऑस्प्रिंग में उतने ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऑस्प्रिंग में 100 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग वेरिएशन आ रहे हैं। तो उन्होंने और इसका पता कैसे लगाया, बाय द रिग्रेशन एनालिसिस। उन्होंने रिग्रेशन एनालिसिस के तहत रिग्रेशन एनालिसिस एंड कौन सा, कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस या और मीन्स वगैरह है, उनको सब लेके उन्होंने क्या किया था कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एक आधा कैरेक्टर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कैसे इनहेरिटेड होता है, बस उन्होंने कोरिलेशन निकाला था बस। फिर भाई साहब आए अपने कौन, यूले ने भी पहली बार क्वांटिटेटिव कैरेक्टर पे स्टडी किया था पहली बार। वैसे तो जॉनसन ने ऑलरेडी स्टडी कर दिया था इन 1903, बट उन्होंने प्योर लाइन के लिए उन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दी थी, तो उन्होंने बस जो नॉट वेरिएटेड पार्ट था जो एग्जैक्ट आ रहा है वही लिया था। तो भाई यूले ने इन 1906 में 19 के गार्टन साहब जी कब इन्होंने किया था, 1889 में उन्होंने क्या किया था, पेरेंट ऑफस्प्रिंग रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया था कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को कैसा रिप्रेजेंट करेगा, वॉट एवर दैट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। फिर यूले ने 1906 में उन्होंने कुछ थेरीज दी, कुछ ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अजम्पशंस बनाए, थेरी बनाए, उस पे कोई उसका ऐसे डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल नॉट कंफर्मली टेलिंग दैट, बट ही एज अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन ही इज यूज सम theories like that the polygenic character जो होते हैं, quantitative traits जो होते हैं वो कैसे inherited होते हैं, तो it is a governed by the several gene, बहुत सारे जीन से क्या होते हैं, ये गवर्न होते हैं, बहुत सारे जीन इसको दिखाते हैं। फिर हर एक जीन अपना स्मॉल और क्यूमुलेटिव इफेक्ट देता है, कौन सा इफेक्ट देता है, स्मॉल और क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ओके। हर एक जीन अपना स्मॉल थोड़ा इफेक्ट छोड़ेगा और क्यूमुलेटिव एवरेज इफेक्ट छोड़ेगा, अपना थोड़ा मिलके अपना एक जैसा ही एवरेज इफेक्ट छोड़ेंगे, सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट छोड़ेंगे उस ट्रेड पे, सब मिलके हाथ बटाएंगे, सब मिलके उसको बनाएंगे। ईल्ड को सपोज हमने ईल्ड ले लिया तो ईल्ड को सब मिलके बनाएंगे, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो स्मॉल क्यूमुलेटिव इफेक्ट इक्वली है, स्मॉल भी है, इक्वल है, तो स्मॉल क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं, दे आर शो द कंटिन्यूअस वेरिएशन, ओके। कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं। भाई हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस जनरेशन में हमने बोला कि ये जो हमारी वैरायटी या फिर ये जो पौधा है, वॉट एवर दैट प्लांट इंडिविजुअल वी आर सेलेक्टेड, इट विल बी गिव द 100 ग्राम ईल्ड। एक प्लांट के 100 ग्राम दे दिया, इसका मैं सीड लगाऊंगी तोड़ के, तो ये अगले साल भी 100 ग्राम ही सीड देगा। इसके जो सीड का वेट है वो जो पूरे सीड का हमने वेट लिया, फिर 100 सीड का वेट लिया, तो वो 50 ग्राम आ रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी इसका 50 ग्राम ही 100 सीड वेट आएगा। इट कैन बी वैरी, वो वैरी हो सकता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाते हैं और क्या दिखाएंगे, कंटिन्यूअस वेरिएशन तो क्यों दिखाते हैं, इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। दे आर शोज द हाई एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंट से बहुत फ्लक्चुएट होते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट, ऐसे उन्होंने बताया था कि एनवायरमेंटल इफेक्ट इन पे ज़्यादा होता है। देन और क्या बताया था इन्होंने, ये ना इनकम्प्लीट डोमिनेंट या फिर नो डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट या फिर इसको बोलेंगे नो डोमिनेंस, डोमिनेंस नहीं शो करते, कौन सा भी अपना डोमिनेंस अपना प्रभुत्व नहीं शो करेगा, नो डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये शो करेंगे, ओके। तो ये भाई साहब ये यूले जो थे उन्होंने बताया
क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के बारे में। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इज गवर्न बाय द सेवरल जीन, स्मॉल दे आर हैविंग द स्मॉल क्यूमुलेटिव इफेक्ट, कंटिन्यूअस शो द कंटिन्यूअस वेरिएशन, हाई एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड नो डोमिनेंस। तो ये सब उन्होंने थेरीज, ये सब असम्पशन, उन्होंने थेरीज उनका जो पहले का स्टडी था या फिर उन्होंने थोड़ा स्टडी किया होगा उसके आधार पे उन्होंने ये बताया था। लेकिन इस पे कम्प्लीटली हमें प्रैक्टिकली प्रूफ चाहिए था भाई ये कैसे होता है। तो भाई कौन आया फिर आए हमारे निल्सन एंड इले। निल्सन एंड इले इन्होंने कब 1908 में 1908 टू 1908 उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया। कौन से क्रॉप में? व्हीट और ओट में। किसके ऊपर? उसके सीड के वेट के ऊपर, सीड के वेट सॉरी सीड के कलर के ऊपर, सीड का कलर के ऊपर उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। कहाँ पे किया? कौन से क्रॉप में? व्हीट एंड ओट में। ओके, व्हीट एंड ओट। ओके, व्हीट एंड ओट में इन्होंने कौन से ट्रेट पे स्टडी किया है? सीड के कलर के ट्रेट पे। कौन सा? इन्होंने व्हीट एंड ओट के सीड कलर, ओके, सीड कलर के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि नंबर ऑफ जीन्स, उन्होंने क्या किया था? पहले तो उनका क्रॉस देख लेते हैं भाई। उन्होंने क्या किया? क्रॉस बिटवीन द रेड, डार्क रेड एंड व्हाइट वाले सीड के बीच में क्या किया? क्रॉस किया। ओके, क्रॉस किया। फिर उनको सपोज ये जो गवर्न करता था, उन्होंने बताया कि ये जो गवर्न करता है एक तो सिंगल पेयर ऑफ जीन, डबल पेयर ऑफ जीन या 3 पेयर ऑफ जीन। जब उन्होंने सिंगल पेयर ऑफ जीन से गवर्न किया, सिंगल पेयर ऑफ जीन, तो उन्होंने पाया कि दे आर शोज द 3:1 रेशो। 2 पेयर ऑफ जीन, तो उन्होंने पाया कि 15:1 रेशो एंड 3 पेयर ऑफ जीन उन्होंने पाया तो क्या 63:1। तो ये जो रेशो है वो मिलता है हमें, जो जीन इंटरैक्शन का टॉपिक है उसमें अलग अलग 7 टाइप के रेशियोज है, पॉलीजेनिक और एपिस्टैटिक इफेक्ट जो होता है जीन इंटरैक्शन का होता है, इंटर एलेलिक जीन इंटरैक्शन। उसमें है कि डुप्लीकेट जीन से अगर ये शो करे दैट कैरेक्टर इज द शो द डुप्लीकेट जीन एक्शन, तो वो जो ट्रेट होता है वो ऐसे रेशियो शो करता है 33:1, अगर सिंगल पेयर से 2 पेयर से तो 15:1 या फिर 63:1 अगर 3 पेयर से है तो उस अगर जीन एक्शन, तो ये वाला कहाँ पे मिला हमें? द सेम जीन एक्शन दैट इज द डुप्लीकेट जीन एक्शन इज ऑब्जर्व इन दैट ट्रेट। तो डार्क रेड और व्हाइट रेड में हमने जब क्रॉस किया तो हमें ऐसा कुछ रेशो मिला। तो ये क्यों मिला है? देयर इज द डुप्लीकेट जीन एक्शन। ओके, डुप्लीकेट जीन एक्शन के कारण मिला। ओके, यानी क्या मिला? इन्होंने जब क्रॉस किया तो डार्क रेड वाले या फिर रेड वाले कितने थे? 63 और व्हाइट वाले कितने थे? 1। ओके, यहाँ पे 15, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, अगर 1 पेयर से डिनोट करेगा तो या फिर 15:1, 63:1 ऐसे करके रेड और व्हाइट का रेशो उनको मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे आर गोइंग फॉर द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट रेड कलर। उन्होंने क्लोज ऑब्जर्वेशन किया रेड कलर का, तो उनको डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर मिले। रेड की डिफरेंट इंटेंसिटी मिली, कुछ थे ज़्यादा रेड थे, कुछ थे बहुत थोड़े रेड, कम रेड थे, कुछ थे डार्क रेड थे, कुछ थे मीडियम रेड थे, कुछ थे लाइट रेड थे। तो ऐसे उनको ना अलग अलग इंटेंसिटी मिली। तो उन्होंने जब इस रेड को अगेन उन्होंने क्या किया? क्लोज ऑब्जर्वेशन किया, पास से ऑब्जर्व किया, क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने पाया कि क्या पाया? डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ रेड कलर, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर, रेड कलर की इंटेंसिटी अलग अलग थी रेड कलर। तो उन्होंने पाया कि अगर इनका ले लो 15:1 का, तो उन्होंने पाया कि डार्क रेड वाला कितना था? डार्क रेड
दे आर ऑब्जर्व द 1। ओके, डार्क रेड वाला उनको 1 दिखा। उसके बाद तो था मीडियम डार्क रेड, मीडियम डार्क रेड, तो वो उन्होंने पाया कितना 4। फिर उसके बाद उनको दिखा मीडियम रेड, मीडियम रेड, ये उन्होंने पाया कितना 6। फिर उनको दिखा लाइट रेड, ये इन्होंने कितना पाया 4 अगेन। और फिर जो व्हाइट था, लास्ट वाला जो व्हाइट था, जो ये वाला दिख रहा है, तो अल्टीमेट रेशियो इनको कितना मिला 1:4:6:4:1। ऐसा उनको टोटल रेशियो मिला जब उन्होंने क्लोज ऑब्जर्वेशन किया रेड कलर का। तो उन्होंने देखा कि भाई इसने तो पूरा रेड देना चाहिए था। ओके, क्योंकि इसके पास डुप्लीकेट एक्शन है, जीन एक्शन हो रही है इसमें, तो इन्होंने तो कंप्लीट रेड देना चाहिए था, पूरा रेड एक जैसा ही रेड देना चाहिए था। लेकिन ये रेड में क्या गड़बड़ हो गई, रेड में थोड़ा कुछ दिख रहे हैं बहुत रेड। ये देखो एक एक जो रेशो था वो बहुत रेड था। ये जो होते हैं ना बेटा, रेशो होते हैं। रेशो मीन्स क्या होता है, अगर 100 अगर प्लांट ले ले तो 100 में से हमें अगर डिवाइड करना पड़े, उसका रेशो निकालना पड़े, तो 100 में से हमें सपोज 10, इसका जो 100 में से उतना रेशो आएगा। ओके, उतना रेशियो आएगा अपना। सपोज यहाँ पे अपना 160 प्लांट्स है, तो 10 प्लांट्स अपने किसके आएंगे डार्क रेड के, 40 प्लांट्स अपने मीडियम रेड के, मीडियम डार्क रेड के, फिर 60 प्लांट्स अपने मीडियम रेड के, लाइट रेड के, 40 प्लांट्स ऐसे करके आएंगे। तो हम ये डायरेक्टली रेशियो के हिसाब से लिखते हैं। तो ऐसा उनको ऑब्जर्वेशन मिला। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ जीन। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ना 2 टाइप के जीन बताए। कौन से, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ जीन इज अ प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ जीन इंटरएक्शन और द इन अ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। तो उन्होंने बताया कि व्हाट हैपन इन दैट केस, इस केस में क्या मिला उनको ऑब्जर्वेशन, दे ऑब्जर्व द, पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ जीन, 2 टाइप्स ऑफ जीन। तो ऑब्वियसली 2 टाइप्स ऑफ जीन तो मेंडल जीन ने भी बताया था कि डोमिनेंस और रिसेसिव होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि डोमिनेंस, देयर इज नॉट अ डोमिनेंस एंड रिसेसिव, देयर आर द पॉजिटिव जीन, जो कौन से होंगे डोमिनेंट जीन, जो कि कौन से होंगे डोमिनेंट जीन होंगे। और दूसरे कौन से होंगे, देयर इज अ सेकंड टाइप इज द निगेटिव जीन। सेकंड टाइप कौन से वाले होंगे, निगेटिव जीन यानी रेसेसिव जीन को उन्होंने बोला कि निगेटिव जीन है, रेसेसिव जीन को उन्होंने निगेटिव जीन बोला। तो उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव जीन इज डिसाइडेड थ्रू टू द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर। ये इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव का नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना रेड ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव का नंबर जितना कम होगा ये उतना रेड कम होगा। एंड ऑन दैट बेसिस ही इज कंक्लूडेड दैट देयर इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव जीन्स आर डिसाइड उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर, रेड कलर की इंटेंसिटी डिसाइड करेंगे। तो ये हम अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। तो ये यही उन्होंने बताया था। तो ये हम इन्होंने जो क्रॉसिंग किया था उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। देन हाउ ही डिड दैट क्रॉसिंग प्रोग्राम उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने कौन से पेरेंट्स लिए थे। तो उन्होंने एक लिया था मेल पेरेंट, फीमेल कौन सा भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, डार्क रेड वाला लिया। डार्क रेड क्या है इसका, सीड कलर, डार्क रेड सीड कलर। ट्रेड कौन सा अपना, सीड कलर का। तो उन्होंने क्रॉस क्या किया, व्हीट का लिया और ओट का लिया और डार्क रेड वाले और कौन सा वाला के बीच में किया, व्हाइट वाले के बीच में उन्होंने क्रॉसिंग किया। तो उन्होंने डार्क रेड रिप्रेजेंट करता था कंप्लीटली R1 डोमिनेंट जीन से, R2 एंड
R2. There are the two pairs of genes. This is the R1 and R2. Okay. तो जो डोमिनेंट वाला था डार्क रेड कलर, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, as well as that recessive type is represented by the small r1, small r1, small r2, small r2. ओके इससे ये जो व्हाइट वाला था वो रिप्रेजेंट करता था टू पेयर्स ऑफ जीन्स। यानी यहाँ पे अगर क्रोमोसोम्स होंगे तो ऐसे क्रोमोसोम्स के दो पेयर्स होंगे। ओके तो इसमें R1 R1 R2 R2 ऐसे करके दो पेयर्स ऑफ जीन, वैसे ही इधर भी होगा। तो ये एट द टाइम ऑफ प्रोसेस। तो अब क्या हुआ, इन्होंने F1, इनको क्या मिला, F1 मिला। F1 मिला तो F1 क्या था, F1 क्या था भाई, कैपिटल R1 स्मॉल r1, कैपिटल R2 स्मॉल r2, दैट इज द F1 ही इज गॉट इट इन द जनरेशन प्रोजेनी में। तो फिर क्या हुआ, अभी ये क्या दे रहा था, इट विल बी गिव द विच कलर, मीडियम रेड कलर, मीडियम रेड कलर दे रहा था। मीडियम रेड कलर यानी क्या है, इट शोज द इनकम्प्लीट और नो डोमिनेंस। कोई तो भी डोमिनेंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डोमिनेंस, जैसे मेंडल में कैसे दिखाता था, हाँ टी क्रॉस विथ टी, तो क्या दिखाता था, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर ये टॉल और डॉर्फ है, टॉल और डॉर्फ है, तो ये क्या होता था, टॉल होता था। यानी ये जो जीन था इसका क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस था। इट इज द शोज द डोमिनेंस, बट देयर इज इट नॉट शोज द डोमिनेंस, इट शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपना डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है डोमिनेंस अलग ही दे दिया, यानी मीडियम रेड कलर दे दिया, जो कि हाइब्रिड में हमें दिखता है। दोनों का मिक्सचर होता है, तो दोनों का मिक्स करके मीडियम रेड कलर दे दिया। फिर इन्होंने क्या किया, सेल्फिंग की। सेल्फिंग के बाद इनको क्या मिला, F2 मिला। जो F2 मिला प्रोजेनी, ओके, सेल्फिंग होने के बाद जो F2 प्रोजेनी मिला, दैट F2 प्रोजेनी गिव्स द रेशियो ऑफ 15:1। इन्होंने क्या रेशियो दिया, 15:1। अगर 15:1 का क्लोज हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो इनको क्या मिला, दे हैव गॉट द डार्क रेड कलर, डार्क रेड, देन मीडियम dark red, then medium red, then light red and white। ऐसे इनको कितने कॉम्बिनेशन मिले, 5 कॉम्बिनेशंस मिले। तो इनको कितना मिला, डार्क रेड का 1, मीडियम रेड डार्क रेड के कितने मिले, 4, मीडियम रेड के हमें मिले 6, और लाइट रेड के कितने मिले, 4, और ये वाइट जो मिला वो 1 मिला। तो दैट रेशियो इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट, 1:4:6:4:1। ओके, तो ये क्यों मिला, जब उन्होंने देखा तो अगर ये है तो इसमें क्या था, R1 R1 R2 R2, ओके। देन इसमें इन्होंने देखा R1 R1 R2 R2, और हो सकते हैं वॉट एवर दैट कॉम्बिनेशन। आपको चेकर बोर्ड मेथड अभी हम यहाँ पे नहीं, इतना ही देखेंगे कि नंबर ऑफ जीन, बाकी की इतना भी होगा तो वो भी आप देख सकते हो। ये यहाँ पे इन्होंने देखा R1 R1 R2 R2, in next he is observed that R1 R1 R2 R2, and last one R1 R1 R2 and R2। तो अभी हम, इन्होंने क्या बोला था कि इन नंबर ऑफ पॉजिटिव जीन आर डिसाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर। और पॉजिटिव जीन इन्होंने किसको बोला था, तो पॉजिटिव जीन्स आर द डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन को इन्होंने पॉजिटिव जीन बोला था, जो कि हम डोमिनेंट कंसीडर करते हैं। ओके, यहाँ पे डोमिनेंस वाली चीज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये कौन से थे, R1 एंड R2, ओके। और जो निगेटिव जीन थे, निगेटिव जीन कौन से थे, निगेटिव जीन्स आर द रेसेसिव जीन, रेसेसिव वाले थे। रेसेसिव कौन से थे, रेसेसिव जीन मीन्स
स्मॉल r1 स्मॉल r2, तो ये बताए थे। तो फिर हम यहाँ पे और एक कॉलम लिखेंगे, ये क्या हो गया हमारा फिनोटाइप, ये हो गया हमारा रेशो ऑफ जीनोटाइप, रेशो, ओके। देन ये क्या हो गया हमारा जीनोटाइप, ये और भी आते हैं जीनोटाइप, तो उस उतने उनके, तो फिर यहाँ पे और एक अपना कॉलम ऐड हो जाता है, कौन सा, दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव जीन, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीन्स, पॉजिटिव जीन्स के नंबर। तो भाई यहाँ पे कितने हैं, कितने 1 2 3 4, 4 नंबर, यहाँ पे कितने 1 2 3, 3 नंबर, यहाँ पे कितने 1 2, 2 नंबर, यहाँ पे कितने 1 और यहाँ पे 0। तो ये क्या करेंगे, we just decided the intensity, तो दिख रही है आपको, ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव जीन ज्यादा रेड कलर, कम नंबर ऑफ पॉजिटिव जीन नॉन पॉजिटिव जीन व्हाइट कलर, जितना जैसे कम हो रहा है 3 हो रहे हैं तो मीडियम डार्क कलर, और उससे भी कम हो रहे हैं तो मीडियम रेड कलर, फिर उसके भी कम हो रहे तो लाइट रेड कलर, उससे भी है ही नहीं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, there is a no रेड कलर, रेड कलर ही नहीं आ रहा है, तो that is the, it is the, ये क्या प्रूव कर रहा है, this is the proving that there is a small cumulative effect, small cumulative effect शो कर रहा है, because it is the constitutive trait and therefore it is shows the स्मॉल क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो यही इनको कहना था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव जीन इज द डिसाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ दैट रेड कलर। जैसे हाँ इन द ह्यूमन आल्सो द स्किन कलर इज आल्सो द कॉन्स्टिट्यूटेड हाइट ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द ह्यूमन इज आल्सो द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। तो उसमें क्या होता है, कितने जीन की जो पॉजिटिव जीन होंगे तो उनका नंबर कितना होगा, ज्यादा बढ़ेंगे तो अपना ज्यादा, सपोज ह्यूमन के स्किन कलर में अगर पूरे पॉजिटिव जीन हो गए तो एकदम से डार्क कलर आ जाएगा, वही पूरा पॉजिटिव जीन नहीं है, एकदम से जो गोरा बोलते हैं बहुत ही ज्यादा गोरा, तो उसके पास पॉजिटिव जीन बिल्कुल 0 हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम गोरा हो जाएगा। तो ऐसा ह्यूमन में होगा। वैसे ही आप हाइट में भी, ह्यूमन के हाइट में भी सोचोगे तो वैसे ही होगा कि कितने नंबर ऑफ हाइट है वैसे हाइट एडवाइस का होते जाएगा। अगर बहुत ही कम नहीं है तो बहुत बोना या फिर डॉट टाइप का हो जाएगा। लाइक दिस आर द ऑल जीन्स आर शोज द स्मॉल क्यूमुलेटिव। एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई। अभी हमें और क्या समझना है, इट शोज द कंटिन्यूअस वेरिएशन। और यानी हमें अभी ये F2 तक स्टडी हो गया, हमें F3 में स्टडी करना है, F4 में स्टडी करना है, तो हम बता सकेंगे कि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। तो भाई यहाँ तक ही इन्होंने क्या किया, बता दिया था कि यहाँ से क्या हो रहा है, स्मॉल क्यूमुलेटिव। लेकिन हमने क्या बोला था कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं इट कैन नॉट बी शोज द डिस्टिंक्ट क्लासेस। हमने बताया था कि हम इसका जो स्टडी करते हैं ना, हम मीन में करते हैं, रेंज में करते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करना होगा ट्रेट्स को। अगर हमें यील्ड को एक्सप्लेन करना होगा तो हम बताएंगे कि 100 to 200 kg यील्ड देती है, 100 to 150 kg यील्ड देती है भाई ये वाली वैरायटी, हम ऐसे बताएंगे, ओके। या फिर हर एक प्लांट हमारा 100 and 150 ग्राम्स का यील्ड देता है, ऐसे हम बताएंगे, ओके। रेंज में बताएंगे, या फिर हम ऑन एन एवरेज बताएंगे कि एवरेज में 125 ग्राम का यील्ड देता है एक पौधा, एवरेज में, ऑन एन एवरेज, इससे कम ज्यादा हो सकता है। तो हम ऐसे बताते हैं बताने के टाइम पे। अगर हमें हाइट को बोलना है तो इसकी हाइट ऑन एन एवरेज 50 सेंटीमीटर होती है, तो चिकवी की हाइट ऑन एन एवरेज आगे गिव द 50 सेंटीमीटर। इट कैन बी गिव द हाइट ऑफ द जो जितने भी प्लांट्स होंगे वो 30 से 35 सेंटीमीटर के बीच में होंगे, ऐसे हम बताते हैं। यानी रेंज बताते हैं या फिर हम मीन बताते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं, पास हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो भाई इन्होंने तो क्या किया, एग्जैक्ट वैल्यू बता दी। इन्होंने बताया ना कि जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं उनको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम रेशियोज में और फ्रीक्वेंसीज में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेंडल जी ने किया था, उन्होंने क्या बताया था कि 9:3:3:1 रेशियो, इट विल बी गिव द इन अप टू जनरेशन 9:3:3:1 रेशियो, ये बताया था, रेशियो बताया था। तो उन्होंने क्या किया था, ये क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रीट, इट डेफिनेट डिस्क्रीट वेरिएशन, हमें पता था कि ये ऐसा ही वेरिएशन देने वाला है, ओके। तो ये तो था भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर।
था तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, लेकिन हमने बोला था कि भाई आप ना डिस्क्रीट वेरिएशन नहीं दोगे, आप ना रेंज में वेरिएशन दोगे, आप ना किसमें वेरिएशन दोगे, यू विल बी गिव द वेरिएशन इन द रेंज, यू विल बी गिव द वेरिएशन इन द मीन, यू कैन नॉट बी टेक द वेरिएशन एग्जैक्ट वेरिएशन। तो भाई ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, ये तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हो गया, क्योंकि स्मॉल क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे रहा है, हर एक जीन अपना थोड़ा थोड़ा प्रभाव छोड़ रहा है, ओके छोड़ रहा है ना, कम हो जाते हैं तो वैसे इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी उतनी ही कम हो जाती है, यानी स्मॉल क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे रहा है। लेकिन ये क्या है, डिस्टिंक्ट क्लासेस भी शो कर रहा है, तो हम इसको कौन सा कैरेक्टर बोलेंगे, वी कॉल सच कैरेक्टर इज द क्यूसी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्यूसी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, यानी कौन सा कैरेक्टर, द पॉलीजेनिक कैरेक्टर विल शो द डिस्क्रीट वेरिएशन, quantitative character which can be shows the explain in the form of ratio, in form of frequency, ऐसा quantitative traits in the polygenic trait, the whatever that trait is governed by the several number of gene, but after that also it can be shows the discrete variation show करता है, उस trait को हम बोलेंगे किसी quantitative trait। जैसे हम ह्यूमन में जो क्या था कलर्स, वो भी हम इंटेंसिटी दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इतना कलर, तो वो भी किसी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें परफेक्टली क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में स्टडी करना था। तो भाई अभी ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द, और इसी को ही बोलते हैं, ये जो था, ये जो इन्होंने दिया था, ये जो दिया था नेल्सन एंड इली ने, नेल्सन इली ने दिया था। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। आपको पता है ना कि पहले मेंडल साहब जी ये जीन्स को, हम अभी जीन बोलते हैं, उनको फैक्टर बोलते थे, तो इसलिए, और बहुत सारे हैं इसलिए मल्टीपल फैक्टर। और जो हाइपोथेसिस दिया है कि ये जो स्मॉल क्यूमुलेटिव इफेक्ट छोड़ते, थोड़ा थोड़ा अपना इफेक्ट छोड़ते हैं, तो और एक जैसा इफेक्ट छोड़ते हैं, तो उसको बोला था कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। वो कैसे बिहेव करते हैं इनके बारे में इन्होंने बताया था, इसी को ही बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। इज गिवन बाय द नेल्सन एंड इली, बहुत बार एग्जाम में आता है, कब दिया था 1908 में दिया था, किन्होंने दिया था, नेल्सन एंड इली। लेकिन यहाँ पे पूरी चीज खत्म नहीं हुई, यहाँ पे जो पूरा कैरेक्टर था वो तो कौन सा कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर नहीं था, इट इज द क्यूसी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर था दैट द सीड कलर in a wheat and oat is the QC quantitative character. Which character? It is the QC quantitative character. QC यानी भाई दिख तो रहा है quantitative character, QC quantitative character, यानी the character which is governed by the several gene or polygenic character, it shows the discrete variation which can be explained through the ratios, their phenotypes explained in the form of ratios, in the form of क्या, इन कौन से फॉर्म में, रेशो के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिखाता है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं किसी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। तो भाई फिर कौन आया, फिर आए हमारे कौन से भाई साहब, हमारे आए ईस्ट एंड इमर्सन। और यहाँ तक इन्होंने अपना पूरा चीज जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस अच्छे से क्वांटिटेटिव ट्रेट में इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो कौन, ईस्ट एंड इमर्सन, इन्होंने कौन से अलग अलग अपना इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट किया। 1910 में इन्होंने इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने क्या कौन से क्रॉप में एक्सपेरिमेंट किया, इन टोबैको में इन्होंने लिया, और मेज में, ओके। तो इन्होंने मेज में इमर्सन ने, और टोबैको में ईस्ट ने। तो हम इसका टोबैको वाला एक्सपेरिमेंट और एक बार एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो ईस्ट इन टोबैको का क्या लिया था इन्होंने, द ट्रेट इज गिवन बाय द कोरोला लेंथ इन टोबैको, कोरोला लेंथ। इट इज अ कंप्लीटली कौन सा कैरेक्टर था, इट इज अ कंप्लीटली पॉलीजेनिक कैरेक्टर, पूरा के पूरा क्या था, पॉलीजेनिक कैरेक्टर था।
तो इन्होंने क्या किया था, इट जस्ट क्रॉस बिटवीन द 40 millimeter length of corolla cross with the 90 millimeter length of corolla. 90 millimeter length of corolla, ये दो कोरोला के जो लेंथ थी उनके बीच में इन्होंने क्रॉस किया. ओके, तो उन्होंने पाया कि जो F1 था, इट इज द इंटरमीडिएट दैट इज द कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. जब इंटरमीडिएट आता है तो ये जीन के कारण है. अगर इंटरमीडिएट नहीं आता है तो इट इज नॉट गवर्न बाय द जीन. तो इंटरमीडिएट आ रहा है, इट इज गवर्न बाय द जीन. ओके, बट नो डोमिनेंस मींस इट इज गवर्न बाय द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स. तो डोमिनेंस नहीं है, कोई ये वाला डोमिनेंस शो कर रहा है या फिर ये वाला नहीं कर रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी शोज द इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट्स कैट. इंटरमीडिएट ये शो कर रहा है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इट शोज द नो डोमिनेंस. इसमें क्या शो हो रहा है, नो डोमिनेंस शो हो रहा है. डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है. नो डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है, यानी या तो ये भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है या फिर ये भी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, बीच में का है, यानी इंटरमीडिएट टाइप का इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या फिर नो डोमिनेंस है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. इसलिए ये कैरेक्टर कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. देयरफॉर दिस कैरेक्टर इज द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर. ओके, तो फिर इन्होंने क्या किया, ही जस्ट स्टडी फॉर द F2 प्रोजेनी में इन्होंने स्टडी किया. तो ही इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ वेरिएशन. सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन सी जनरेशन में होता है, F2 में होता है. क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ हाई सेग्रीगेशन, हाई रिकॉम्बिनेंस और सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों भी नए नए जीन होते हैं, नए नए क्या होते हैं, देयर आर द न्यू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेल से अलग आया होता है, फीमेल से अलग आया होता है. तो उनको चांस कब आता है रिकॉम्बिनेशन होने का, F2 में नहीं आते. F1 में तो भाई एक साथ आते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन F2 में फिर वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, F1 की सेल्फिंग मींस द F2, तो उनमें बहुत सारा रिकॉम्बिनेशन होता है. तो इट विल बी यूज द, एक ऐसे देगा, हाई वेरिएशन देगा, बहुत हाई वेरिएशन. ओके, हाई वेरिएशन देता है. हाई वेरिएशन देने के बाद ही क्या होता है, आफ्टर दैट हाई वेरिएशन इट, तो हमने ऑलरेडी बताया था कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स गिव द हाई. डेफिनेट क्लासेस दे रहा है कि डिस्क्रीट क्लासेस, इट नॉट गिव द डिस्क्रीट क्लासेस, नॉट गिव द डिस्क्रीट क्लासेस. डिस्क्रीट क्लासेस इन्होंने नहीं दिया. और जो वैल्यूज है, लोअर एंड हायर वैल्यू, इट इज अ वेरी बियॉन्ड दैट पेरेंट्स लिमिट. बियॉन्ड दैट पेरेंट्स लिमिट, सपोज यहाँ पे 40 है तो 30 mm से लेके आपको कहाँ तक मिलेगा, 95-100 mm तक मिल गए थे प्लांट्स. कहाँ पे, F2 जनरेशन में. तो इट विल बी शो दैट कंटिन्यूअस वेरिएशन लाइक द कर्व लाइक दैट. इट विल बी शो द कंटिन्यूअस वेरिएशन. पूरे के पूरे प्लांट्स आपने जो स्टडी किया तो इट विल बी, इट शोज लाइक दैट द जो डम्बल शेप जो कर्व होता है वैसे मिला. ये जो था सपोज उनको, इसको, इनको, तो ये जो कैसे मिले प्लांटलेट, उनको जो 30 वाले 40 वाले यहाँ कहीं तो भी मिले होंगे, 90 वाले इतने ही मिले होंगे. ओके, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट टाइप के थे, ये 63 टाइप के थे, तो इतने मिले, बहुत सारे प्लांटलेट मिले. नंबर, ये तो नंबर ऑफ इसका कर्व है. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 दिखे, तो आप बोलोगे कि 90 है और आप नीचे दिखा रहे हो. तो इट इज द नंबर ऑफ प्लांट्स. नंबर ऑफ प्लांट्स जो थे बहुत सारे, सपोज हमने 1000 प्लांट लगाए होंगे, तो 1000 प्लांट में से आपको ना 40 वाले इतने मिले, 40 से भी कम वाले मिले, 30 वाले भी मिले. और फिर 63 के जो इंटरमीडिएट टाइप के थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, हमने देखा है 1:4:6:4:1 रेशो. तो ऐसे उनको क्या मिला, वेरिएशन मिला. बट अब बात कहाँ है, यहाँ तक तो समझ में आ गया. इट शोज द हाई अमाउंट ऑफ वेरिएशन. ऑल्सो ये जो होते हैं बियॉन्ड दैट द पेरेंटल लिमिट, जो F2 में मिलते हैं, सेग्रीगेटिव जनरेशन में मिलते हैं, इनको हम ट्रांसड्यूसर सेग्रीगेशन बोलते हैं. मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगी कि ट्रांसड्यूसर सेग्रीगेशन एक्चुअल में होता क्या है. तो ओके, इन्होंने यहाँ तक तो समझ में आ गया. फिर ये क्या था, F3 जनरेशन. F3 जनरेशन में क्या होते जाता है, इन द कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, ड्यू टू दैट कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग द होमोजाइगोसिटी इज अ क्या
इज अ ऑकरिंग। होमोजाइगोसिटी बढ़ते जाती है, होमोजाइगस प्लांटलेट बनता जाता है, जो प्लांट होता है जो होमोजाइगस बनते जाते हैं, यानी जो अगर वेरिएशन हम काउंट करें तो F2 में सबसे ज्यादा वेरिएशन, F3 में उससे कम, F4 में उससे कम, F5 में इससे कम, और हम F7 तक जब आ जाते हैं तो इट विल बी गिव्स द कंटिन्यूअस होमोजाइगस प्लांट। हमें होमोजाइगस प्लांट मिल जाता है कंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण, सॉरी कंटिन्यूअस सेल्फिंग के कारण। ये जो F2 F3 ये किस लिए की मिल रही है नेक्स्ट जनरेशन, ड्यू टू दैट सेल्फिंग। तो क्या हो जाता है, जीन फिक्स, देयर इज द फिक्सेशन ऑफ जीन इन द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग करने के कारण कंटिन्यूअसली ये जीन फिक्स हो जाते हैं एंड इट गिव्स द होमोजाइगोसिटी इज इंक्रीज। होमोजाइगोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, increase the homozygosity. Okay, homozygosity increase means the stability in the gene. हमें यानी सेम ही क्रोमोसोम होंगे तो नयापन कहाँ से आएगा, क्योंकि वही मेल है, वही फीमेल है, वही मेल है, वही फीमेल है, तो दोनों के क्रोमोसोम ऑब्वियसली एक जैसे ही है, तो देयरफॉर इट शोज द कंटिन्यूअस होमोजाइगोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब हमने क्या बोला, there is a constitutive trait, and in constitutive trait he observed that इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, he observed that like this, मीन्स भाई सेटलमेंट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है कि सेटलमेंट हो जाओ, ये कंटिन्यूअसली कम तो नहीं हो रही है, वेरिएशन से ज्यादा तो नहीं आ रही है, लेकिन इक्वल भी आ रही है। ओके, F2 के ठीक है F2 से तो ज्यादा तो नहीं आ रही है लेकिन इक्वल आ रही है। ये F2 में जितना वेरिएशन था इतना F3 में भी दिखा, उतना F4 में भी दिखा, इतनी F5 में भी दिखा। भाई सेटलमेंट की चीज ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम सिंपली जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटेटिव ट्रेट्स के बारे में क्या होता है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स में क्वालिटेटिव ट्रेट्स में होता क्या है, एक्चुअली क्वालिटेटिव ट्रेट्स में क्या होता है, सॉरी, इन क्वालिटेटिव ट्रेट्स सपोज हमने एक क्या ले लिया, सपोज एग्जांपल हम ले ही लेते हैं हाइट का। ओके, तो एक हाथ इसकी हाइट क्या है, F2 में आपसे सबसे ज्यादा वेरिएशन आ गया, जैसे 50 to 100 का वेरिएशन आ गया। ओके, तो F4 में वेरिएशन कितना आएगा, F3 में वेरिएशन ये F2 में आ गया। ओके, तो F3 में कितना आ गया, आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 to 90। ओके, फिर F3 में, फिर F4 में कितना आ जाएगा, 70 to 80। ओके, F5 में कितना आ जाएगा, 60, सॉरी ऐसे करके यहाँ पे 75, F5 F6 तक सेटलमेंट आ गया। ओके, नियर अबाउट आ गया, कहाँ तक, F5 तक। लेकिन भाई यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली जितना है वेरिएशन, इनमें कितना वेरिएशन था, 40 to 90 का सबसे पहले वेरिएशन था, थोड़ा हमें ट्रांजिशन सेग्रीगेंट में मिल गए थे, तो यहाँ इसमें सपोज हमारा 35 से लेके हमारा 95 तक सपोज आ गया था, तो भाई सेम ही चल रहा था, सेटलमेंट होने का नाम ही नहीं रहता। इट मीन्स इसका जो कंक्लूजन क्या है, इट विल बी शोज द कंटिन्यूअस वेरिएशन, इट विल बी शो द कंटिन्यूअस वेरिएशन जो कि इन्होंने ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व बाय द इमर्सन एंड ईस्ट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट इसने कोरोला लेंथ में जो एक्सपेरिमेंट किया था, दे हैव ऑब्जर्व दैट इट विल शोज द कंटिन्यूअस वेरिएशन in their segregating generation as well as in their next generation। segregating generation में उन्होंने continuous variation दिखा, तो that is mean by the constitutive traits, यानी ये जो constitutive traits होते हैं वो कैसे inherited करते हैं, it is inherited by the showing continuous variation। हम आखिरी conclusion में आ गए, हमारा टॉपिक का नाम ही था कि how to inherited the constitutive trait। the constitutive traits are inherited by the continuous variation। continuous variation शो करके ही इनहेरिटेड होते हैं, तो हमें ऑन एन एवरेज उन्हीं में से सिलेक्ट करना है कि जो हमें अच्छे दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे कि इफ यू आर जस्ट सिलेक्ट फॉर दैट हाई अमाउंट ऑफ यील्ड। मैंने सिलेक्ट कर दिया कि ये जो प्लांट है 120 ग्राम पर प्लांट का यील्ड दे रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो वो अगले साल भी उतना ही देगा, वी कैन नॉट बी डिसाइड, उसके रेंज में ही देता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ठीक है, हाई दे देता है लेकिन उसके रेंज में देता है, तो दैट इज शोज दैट इट विल बी शोज द कंटिन्यूअस वेरिएशन।
इक्वेशन। ओके, ये हमने समझ में आ गया। इज दैट एनी डाउट? अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।